केम छो छोकरा। आज हम देखने वाले हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन क्या है? इट इज़ अ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेंशन। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है। द प्रेशर which is exerted by the blood on the wall of the blood vessel। जो ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर जो अंदर से प्रेशर लग रहा है उसको हम ब्लड के द्वारा जो लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अभी आप सब लोगों को पता होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हम अगर बात करें तो हमारा डायस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट इज़ इन बिटवीन 75 to 80 एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज़ इन बिटवीन 100 to 120। अभी हम हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी कैन क्लासीफाई इन टू वे। इन दैट फर्स्ट वे अभी जो है हम पहले वाला टाइप देखते हैं। इफ़ द पर्सन हैज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ इन बिटवीन 120 to 139 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज़ इन बिटवीन 80 to 89 रहेगा, तो ये वाले पेशेंट को हम कौन सा पेशेंट बोलेंगे? प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट। फिर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन 1 वाला पेशेंट हम किसको बोलेंगे? The patient's blood pressure, systolic blood pressure it is in between 140 to 149, 140 to 159 और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 90 से 99 के बीच में होगा, तो वो वाले पेशेंट को हम सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव टाइप 1 पेशेंट बोलेंगे। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन टाइप 2 किसको बोलेंगे? जिसका ब्लड प्रेशर 160 के अबाव है सिस्टोलिक और जिसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 के ऊपर है, तो ये वाले पेशेंट को हम सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव टाइप 2 पेशेंट बोलेंगे। फिर मैलिग्नेंट एंड एसेलरेटेड हाइपरटेंशन, तो वो पेशेंट हम किसको बोलेंगे कि जिसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 के अबाव में है, वो वाले पेशेंट को हम मैलिग्नेंट और एसेलरेटेड हाइपरटेंसिव पेशेंट बोलेंगे। ठीक है। देन कम्स टू दी सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें जो है वी कैन कॉल्ड इट एज अ एसेंशियल हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन, और दूसरा टाइप हम किसको बोलेंगे? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये दोनों में जो है अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यूजुअली प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो जो है मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर की वजह से होगा। दे कैन बी ऑल्सो ए एनवायरमेंटल फैक्टर। हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट कैसा है, हम कैसी डाइट ले रहे हैं, उसके ऊपर से जो हाइपरटेंशन होगा दैट वन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? अगर पर्सन को फियोक्रोमोसाइटोमा है, वो हम अभी आगे देखेंगे, आगे मैं बताऊंगा। इफ़ द पर्सन इज़ प्रेग्नेंट और द पर्सन हैज़ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो ये वाले पेशेंट को जो हाइपरटेंशन होता है दैट वन इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यूजुअली प्राइमरी हाइपरटेंसिव पेशेंट में हाइपरटेंशन जो है नॉन क्यूरेबल माना जाता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज़ क्यूरेबल। यूजुअली 90% ऑफ हाइपरटेंसिव केसेस आर द प्राइमरी and 10% hypertensive cases are usually a secondary hypertension। तो ये दो टाइप के हमने क्लासिफिकेशन देखे। अभी हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल डायस्टोल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर ये चीज़ आपको पता होगी
तो आपको हाइपरटेंशन की पैथोजेनेसिस आराम से समझ में आएगी। ठीक है। सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलेंगे। जब भी हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, जब हमारा वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होने लगेगा तो उसको हम डायस्टोल बोलेंगे। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन जो है आगे मैंने बताई थी। प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल आर कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर। देन you must know about the systolic blood pressure and diastolic blood pressure। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है फर्स्ट डायग्राम जो है, फर्स्ट डायग्राम इट इज़ ए डायग्राम ऑफ हार्ट, और इसमें मैंने सिर्फ लेफ़्ट साइड का हार्ट ही दिखाया है। तो यहाँ पे जो एट्रिया है वो कौन सी है? लेफ़्ट एट्रिया है, और वेंट्रिकल जो है वो कौन सा है? लेफ़्ट वेंट्रिकल है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है दैट वन इज कॉल्ड एज अ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। फिर लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकलेगा तो ब्लड जो है वो अयोटा में आगे जाएगा। तो अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है दैट वन इज कॉल्ड एज अ सेमिल्यूनर वाल्व और अयोटिक वाल्व उसको बोलते हैं। ठीक है। जब भी अभी जो है अभी हम ये देखते हैं कि हमारा वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल क्या होगा? फील होगा। कब फीलिंग होगा? कि जब एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, और हमारे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या होने लगेगा? भरने लगेगा। और उसी टाइम पे हमारा सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो क्या रहेगा? वो क्लोज रहेगा। ठीक है। फिर जब वेंट्रिकुलर फील हो जाएगा तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कितना रहेगा? 120 mmHg के जितना क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा। और जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, व्हेन द वेंट्रिकल इज गोइंग टू सिस्टोल, ठीक है, वो क्या होगा? सिस्टोल होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो ब्लड कहाँ पे जाने लगेगा? अयोटा में जाने लगेगा। तभी जो है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, और हमारा सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो उसकी वजह से ब्लड जो है अब कहाँ पे जाने लगेगा? अयोटा में जाने लगेगा। और अभी ये वाल्व जो है वो ओपन है, तो उसकी वजह से अयोटा एंड वेंट्रिकल आर एक्ट एज ए वन कैविटी, वो दोनों जो है एक ही कैविटी की तरह वर्क करेंगे। तो तभी अयोटा के अंदर जो ब्लड रहेगा तो उसका प्रेशर कितना रहेगा? 120 mmHg। तो ये वाला जो प्रेशर आगे जाके आर्टरीज में और वेन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो ये वाला जो ब्लड प्रेशर है इट इज़ ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और वी कैन ऑल्सो से दैट सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के सिस्टोल की वजह से जो ब्लड प्रेशर जनरेट हुआ अयोटा में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन दिस इज द डेफिनेशन। देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब भी वेंट्रिकल पूरा सिस्टोल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल डायलेट होने लगेगा। जब वेंट्रिकल डायलेट होगा तो सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा, और न्यू प्रेशर जनरेट इन अयोटा आर्टेरियोल्स एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होगा उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो है ये क्या है? हमारा लेफ़्ट एट्रियम है, ये क्या है? हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अभी देखो यहाँ पे जो एरो है इसका मतलब क्या हो रहा है? अभी हमारा वेंट्रिकल जो है वो क्या हो रहा है?
डायस्टोल हो रहा है, तभी हमारा सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो क्या है, क्लोज है। अभी देखो अयोटा में ब्लड जो है वो भर गया है। अभी आगे जाके आर्टीरियोल्स और आर्टरीज बनेगी। ठीक है, अभी ये जो आर्टीरियोल्स और आर्टरीज है, मान लो कि मैंने उसको नाम दिया है A B N C। अभी इसमें ऐसा हो कि ये तीनों की तीनों A B N C दोनों का जो डायामीटर है, अगर डायामीटर कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अयोटा में से जो ब्लड आ रहा है तो उसको सामने से क्या लगेगा, एक तरह का प्रेशर प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो है आर्टरीज और उन सब का क्या रहता है, कम रहता है। वो कम रहने की वजह से जो है सामने से भी उसको क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और सामने की तरफ प्रेशर लगने की वजह से तभी जो है यहाँ पे ब्लड प्रेशर कितना हो गया है, 80 mmHg जितना क्या हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया। अगर ऐसा है कि ये जो ABC जो है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे जो है ये वाले पार्ट में जो है एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। और ये नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट, अभी मैंने यहाँ पे जहाँ पे बॉक्स बनाया है, ये वाले पार्ट में जो है ब्लड बढ़ने लगेगा। ये वाले पार्ट में ब्लड बढ़ने लगेगा तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये वाले प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्यों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? क्योंकि तभी हमारा वेंट्रिकल जो है वो क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। डायस्टोल हो रहा है और सामने की बाजू जो है हमारे आर्टरीज और वो सामने की तरफ एक प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा दैट वन इज कॉल्ड एज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो दिस टू थिंग्स यू मस्ट नो। फिर अभी हम दूसरी चीज़ देखते हैं, कार्डियक आउटपुट। द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट, द ब्लड वॉल्यूम which are comes out from the heart in 1 minute, that one is called as a cardiac output। आगे जो डायग्राम बनाई थी वैसे ही है कि ये जो है ये हमारा वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल के बाहर जितना भी ब्लड बाहर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट जो है हम 1 मिनट में गिनते हैं। और कार्डियक आउटपुट की अगर हम उसको मैथमेटिकली गिनने जाएँ तो मैथमेटिकली कार्डियक आउटपुट क्या है, हार्ट रेट इंटू दी स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक बार में ब्लड जितना बाहर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बनेंगे। और हार्ट रेट कितने में रहता है, हम 1 मिनट में हार्ट रेट गिनते हैं। तो 1 मिनट में जितनी बार स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उतना उसका क्या होगा, कार्डियक आउटपुट होगा। अगर ऐसा है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो उसका मतलब क्या होगा कि सिस्टोल जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ डिपेंड ऑन दी कार्डियक आउटपुट, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सिस्टोलिक कार्डियक आउटपुट जितना बढ़ेगा उतना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। देन कम्स टू दी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये दोनों A, B और C, ये जो आर्टरीज हैं, ब्लड फ्लो होने के लिए वो क्या करती है, उसमें एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो है ब्लड अच्छी तरह क्या नहीं कर पाता, फ्लो नहीं कर पाता। अगर वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ABC तो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, ब्लड अच्छी तरह फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेशर सामने लगेगा।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है हमारे बॉडी की जितनी भी सारी आर्टरीज है, वेन्स है, आर्टीरियोल्स है, उसमें उसकी वजह से ब्लड के सामने एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। और आगे बताया था वैसे ही कि जितना टीआरपी बढ़ेगा उतना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आगे मैंने बताया था कि ये जितना कॉन्ट्रैक्ट होगी ए बी एंड सी तो उतना सामने क्या लगेगा, नेगेटिव साइड में जो है उतना प्रेशर लगेगा। तो उसकी वजह से जो हार्ट के बाजू में से ब्लड आ रहा है तो उसको भी सामने सामने प्रेशर लग रहा है। तो क्या होगा कि अयोर्टा के अराउंड में जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और तभी जो है क्या हो रहा होगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना टीआरपी बढ़ेगा उतना पर्सन का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू दी टीआरपी। और आगे बताया वैसे ही कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, टीपीआर बढ़ेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों एक साथ क्या होंगे, इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखिए, ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेंट्रिकल के सिस्टोल के ऊपर डिपेंडेंट है। टीपीआर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आर्टरीज और वेन के कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। मीन्स ये ऐसे चीज़ याद रख सकते हैं, बट और भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। तो अभी मैंने बोला कि ब्लड प्रेशर दो ही चीज़ की वजह से बढ़ेगा, एक तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और दूसरा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट किसकी वजह से बढ़ सकता है, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम। हमारे बॉडी का यूजुअली हम ब्लड वॉल्यूम कितना गिनते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ नियरली अबाउट 5 लीटर ब्लड। अगर पर्सन का ब्लड जो है 5 लीटर से और ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड आएगा। अगर हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा तो बाहर कितना निकलेगा, वो भी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। देन सोडियम इन ब्लड, एक चीज़ आप याद रखिए, सोडियम एंड वाटर आर बेस्ट फ्रेंड। जहाँ पे सोडियम रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा, पानी रहेगा। इसलिए अगर सोडियम जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया तो वाटर भी इंक्रीज होगा, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। अगर वाटर इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। और आगे जैसे बात की, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। अभी ये जो नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड जो है वो क्या करता है, वो जो है रीएब्जॉर्प्शन of sodium and water in kidney वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो उसका मतलब क्या होगा, सोडियम एंड वाटर गो आउट फ्रॉम बॉडी, हमारे बॉडी के वो कहाँ पे चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सोडियम और वाटर जो है बॉडी के बाहर निकल जाएंगे तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम डाउन हो जाएगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट डाउन हो जाएगा।
और कार्डियक आउटपुट डाउन हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डाउन होगा। इसलिए अगर ANP ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। अगर ANP कम है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। देन कम्स टू द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ गया तो मैंने बोला था कि कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है, हार्ट रेट इंटू दी स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ गया, मान लो कि हार्ट रेट 72 था तो उसमें से जो है 100 हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसकी होती है, वेंट्रिकल की। ये जो हमारा वेंट्रिकल जो है, अगर हमारा वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर हमारा वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा ब्लड क्या आएगा, बाहर आएगा। तो ज़्यादा ब्लड क्या होगा, बाहर आएगा। तो उसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो ये दोनों तो जो है वो किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो भी कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दिस आर दी 4 थिंग्स। अभी हम देखते हैं TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा। तभी मैंने बात की थी कि हमारी ये जो ब्लड वेजल्स थी, ठीक है, ये जो हमारी ब्लड वेजल्स जो थी, अगर ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, ये जो है ये ज़्यादा क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ सामने क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो है डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो TPR क्या होगा, बढ़ेगा। कैटेकोलामीन्स के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। दैट आर दी डोपामाइन, एड्रीनालिन, नोरेड्रीनालिन। अगर ये कैटेकोलामाइंस बढ़ गए तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी आर्टरीज जो है, या तो फिर सिंपल भाषा में बोले तो हमारी ब्लड वेजल्स जो है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और आगे मैंने जो बात की, ब्लड वेजल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो नेगेटिव प्रेशर है वो बढ़ेगा। अगर नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप जो है एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखिए। अगर आप ऐसे लिखोगे, एरो के रूप में लिखोगे, तो एग्जामिनर को फटाफट क्या होगा, समझ में आएगा। फिर थ्रोम्बोक्सेन इज़ वन टाइप ऑफ द inflammatory substance, और थ्रोम्बोक्सेन इट इज़ अ पोटेंट वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये जो है पोटेंट वासो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, TPR भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आगे बात की थी ब्लड वेजल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो TPR बढ़ता है। एंडोथेलिन, जो हमारा ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल के अंदर के जो सेल है, अंदर का लेयर है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ एंडोथेलियम लेयर। अगर ये एंडोथेलियम लेयर जो है एंडोथेलिन को रिलीज करता है तो एंडोथेलिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो TPR भी क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे हमने आगे समझा था वैसे। सो दिस इज अबाउट दी ब्लड प्रेशर। और कार्डियक आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट है और TPR किसके ऊपर डिपेंडेंट है।
अभी एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट वन इज़ कॉल्ड एज अ रास सिस्टम। यू मस्ट नो दिस। ये आपको पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन में लिखना ही है। रास का मतलब क्या है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम। अभी ये जो रेनिन और एंजियोटेंसिन क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन समझने के लिए आपको नेफ्रॉन पता होना चाहिए। हमारा जो नेफ्रॉन है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया हुआ है। इसमें जो है दिस वन इज़ द बाउमेंस कैप्सूल। फिर बाउमेंस कैप्सूल के बाद क्या आता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अभी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जब भी हमारे बाउमेंस कैप्सूल के नज़दीक में से पास हो रही है तो तभी वहाँ पे एक सेल रहता है। द नेम ऑफ दैट सेल आर द मैक्यूला डेंसा सेल विच आई हैव ड्रॉ विथ दी ए ग्रीन जैसा कलर है, ठीक है। फिर उसके नज़दीक में जो है एक सेल रहता है, द नेम ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड एज अ पोल्किसिन सेल। और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। अभी ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में मैक्यूला डेंसा सेल जो है वो क्या करते हैं कि सोडियम का लेवल यूरिन के अंदर चेक करते हैं। मैक्यूला डेंसा सेल सेंस द सोडियम लेवल इन यूरिन, और फिर वो मैसेज किसको भेजेंगे? पोल्किसिन सेल को मैसेज भेजेंगे। और पोल्किसिन सेल क्या रिलीज़ करता है? रेनिन रिलीज़ करता है। फिर ये जो रेनिन जो है वो किडनी में से कहाँ पे आएगा? ब्लड में। फिर ब्लड में एक और कंपोनेंट होगा, द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट इट इज़ अ एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन इज़ मेड बाय द लीवर। लीवर में से वो ब्लड में आएगा, ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन रहेगा, किडनी में से रेनिन आएगा, वो दोनों साथ में मिलेंगे और एंजियोटेंसिनोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। अभी ये जो एंजियोटेंसिन 1 जो है, एक चीज़ ये याद रखना कि दैट वन इट इज़ अ डेकापेप्टाइड। इसके अंदर जो है 10 एमिनो एसिड होंगे। फिर ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है वो घूमते घूमते कहाँ पे जाएगा? लंग्स में। लंग्स की जो हमारी ब्लड वेजल्स है, वहाँ के जो सेल्स है, वहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होता है। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज़ ACE। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लंग्स के अंदर ACE। फुल फॉर्म ऑफ ACE इट इज़ अ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी देखो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करता क्या है? It is converting angiotensin 1 into the angiotensin 2। ACE convert angiotensin 1 to angiotensin 2, और उसमें से जो है 2 एमिनो एसिड को क्या करेगा? निकाल लेगा। तो उसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन 2 बनेगा वो क्या है? ऑक्टापेप्टाइड है। एंजियोटेंसिन 2 इट इज़ अ 8 एमिनो एसिड चेन। देन अभी देखो ये एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है? अभी देखो एंजियोटेंसिन 2 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पोटेंट वासोडाइलेटर। ये क्या करेगा? आर्टीरियोल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आर्टीरियोलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से TPR बढ़ेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वी ऑल नो दैट कि पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर वो जो है वीनस का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, हमारी जो वेन्स है उनका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेन का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वेनस का कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एट्रिया के अंदर वेनस रिटर्न क्या होगा? बढ़ेगा। वेनस रिटर्न मीन्स एट्रिया के अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा। एट्रिया के अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा तो वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, और वी ऑल नो दैट कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो क्या करता है? हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड का जोना ग्लोमेरुलोसा एरिया है वहाँ से अल्डोस्टेरोन का रिलीज़ बढ़ा देगा।
अल्डोस्टेरोन का रिलीज बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन ब्लड। अभी मैंने आगे बताया कि सोडियम और वाटर रिटेंशन इन ब्लड होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर तीसरा फंक्शन क्या है, वो हाइपोथैलेमस में जाएगा और हमारा थर्स्ट एरिया जो है उसको वो एक्टिवेट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें पानी की थर्स्ट लगेगी, हम जो है पानी पिएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। वी ऑल नो दैट ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ दी ए रास सिस्टम। रास सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पूरा का पूरा हाइपरटेंशन पूछा जाएगा या तो फिर रास सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। देन कोजेज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन कौन कौन से होते हैं, उसमें जो है एनवायरमेंटल फैक्टर है, आगे बात की थी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिविटी, वी ऑल नो दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किसके कारण है, एड्रीनालिन और नोर एड्रीनालिन। आगे मैंने बोला था कि ये कैटेकोलेमाइन बढ़ जाएंगे तो भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और अभी रास सिस्टम की बात की तो रास सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ेगी तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। डिफेक्ट इन नेट्रीयूरेसिस, नेट्रीयूरेसिस का मतलब क्या होगा कि सोडियम का जो एक्सक्रीशन जो है अगर वो डिफेक्टिव होगा, मीन्स हमारा बॉडी के बाहर जितना सोडियम बाहर निकल रहा है वो अच्छी तरह नहीं निकल रहा है, डिफेक्टिवली हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वी ऑल नो दैट सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर सोडियम और कैल्शियम इंट्रासेल्युलरली बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, हमारी ब्लड वेजल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर हमारी ब्लड वेजल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, टीपीआर इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर पर्सन ओबेस पर्सन है, वज़न ज़्यादा है, उसकी बॉडी मास इंडेक्स कम है तो उसकी वजह से भी पर्सन को एसेंशियल हाइपरटेंशन होगा। अगर पर्सन ज़्यादा सोडियम इंटेक कर रहे हैं, पर्सन जो है वो सोल्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी होगा। इफ़ द पर्सन इज़ टेकिंग अल्कोहल, अगर पर्सन अल्कोहल पिएगा तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। फिर स्मोकिंग की वजह से भी होगा और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी होगा। अगर पर्सन अच्छी तरह एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, हलन चलन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन कम्स टू द कोजेज ऑफ द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो तो जो था वो प्राइमरी था, अभी हम सेकेंडरी देखते हैं। सेकेंडरी में क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन को ग्लोमेरुलर जो हमारी कैप्सूल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है तो उसकी वजह से पर्सन को हाइपरटेंशन होगा। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फेक्शन इन किडनी। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो आप याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आपको याद होगी उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलने के क्या है, चांसेस रहते हैं। और आगे जाके जो भी आपका दूसरे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसमें आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो इसमें क्या होता है कि सिस्ट फॉर्म होते हैं और सिस्ट क्या है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द वाटर फील्ड वैक्यूल्स, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि वाटर फील्ड जो है, ऐसे वैक्यूल्स जो है वो किडनी के अंदर बढ़ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर,
अगर पर्सन को जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के जो सेल है उसके अंदर ट्यूमर हो गया है, तो ट्यूमर में क्या होगा, सेल के नंबर जो है वो बढ़ेंगे। अगर सेल के रेनिन बनाने वाले सेल के नंबर बढ़ेंगे तो रेनिन का सिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेनिन का सिंथेसिस बढ़ेगा तो एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा तो वी ऑल नो दैट कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म, एक चीज़ आप अभी ये याद रखिए कि हमारी जो थायराइड सिस्टम जो है वो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी वो क्या करती है, बढ़ाती है। तो अगर पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिविटी होगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी होगी तो अभी आगे मैंने बताया था वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर पर्सन को डायबिटीज़ मेलिटस है तो भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या रहता है कि हमारी जो भी एड्रिनल मेड्यूला जो है, इसके अंदर के मेड्यूला के सेल है उसके सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, या तो फिर कोई भी टाइप का ट्यूमर या कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, एड्रीनालिन और नोर एड्रीनालिन का सिंथेसिस और रिलीज़ बढ़ेगा। सिंथेसिस और रिलीज़ बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म, रास सिस्टम ने मैंने बोला था कि आल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा। आल्डोस्टेरोन जो है सोडियम और वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है ब्लड में। तो ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर बढ़ जाएंगे, ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर बढ़ेंगे तो मैंने बोला था कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में जो है पर्सन के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ जाएंगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ने की वजह से भी हमारा जो है सोडियम और वाटर जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ेगा और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और पर्सन को जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और अभी जो है अभी ज़्यादा जो चीज़ चलती है वो है एंग्जाइटी। पर्सन जो है पूरे दिन चिंता करते रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो भी पर्सन को जो है हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि अभी की जो भी हमारी लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो गई है। देन स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर in which the person cannot प्रॉपरली ब्रीथ। इसमें जो है पर्सन अच्छी तरह क्या नहीं कर पाते, ब्रीदिंग नहीं कर पाते और उसकी वजह से भी पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट दी हाइपरटेंशन। ये जो है ये पूरा का पूरा हाइपरटेंशन मैंने आपको समझाने की ट्राई की। बराबर। सो दिस इज़ रिलेटेड टू योर फार्मेसी लेवल। ठीक है, जितना याद हो सके उतना रखिए। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें मैंने क्या की है, स्किप की है। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।